योग्यता के बारे में हमने बात किया है। अब बात करेंगे तो ये योग्य हो गया। एमसीपी में क्या क्या करना पड़ता है, कितना चरण रहता है। तो बहुत सारे राज्यों में 7 प्रकार की चरण है। इसमें 7 चरण को कंप्लीट करना पड़ता है, पूर्ति करना पड़ता है जब एमसीपी कंप्लीट होता है। ठीक है, वो 7 कदम क्या है हम एक बार नज़र डालेंगे। तो इसमें से पहला जो काम है, सभी दीदी लोग प्रशिक्षण लेने के बाद अपना समूह में बैठ के अपना समूह की समग्र समाचार यानी कि टोटल प्रोफाइल, इसमें क्या होता है समग्र समाचार मतलब समूह का नाम क्या है, समूह का कब गठन हुआ, गठन की तिथि क्या है, डेट क्या है, कौन सा दिन में ये डेट में ये इसका उद्घाटन हुआ है, नहीं तो वो शुरुआत हुआ है, और कौन सा बैंक शाखा में इसका खाता ओपन किया गया है, वो खाता का नंबर कितना है, समूह में कितना सदस्य जुड़े हैं, वो सदस्यों में कितने सदस्य ईबीसी का है, और जातिगत भी एससी कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, ये इकोनॉमिक ईबीसी कितने हैं, और अन्य कितने हैं, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी कितने हैं, ऐसा। और बाद में अभी तक कितना बचत राशि एकत्रित हो गया है, अभी तक कितने बैठक हो चुका है, और अभी तक जितने भी बैठकों में जो हाजिरी का प्रतिशत कितना अभी तक हुआ है, और और बैंक से लेन देन कितना हुआ है, क्या परियोजना से कुछ फंड मिला है तो कौन सा फंड मिला है, और एक एक सदस्य को अभी तक कितना कर्जा मिल चुके हैं, अगर एक एक मेंबर को कितने बार मिले हैं, कितना कर्जा मिले हैं, कुल कितना मिले हैं, ऐसा करके। और ये समूह में अभी तक कितना प्रशिक्षण में भाग लिए हैं, और वो प्रशिक्षण में कितना सदस्य हाजिर हुआ है। ठीक है, और समूह का पुस्तक संचालक का नाम क्या है, वो पुस्तक संचालक को प्रशिक्षण मिले हैं या ना मिले हैं, और समूह कितने प्रकार के पुस्तक को मेंटेन कर रहा है, क्या सभी पुस्तक ठीक ठाक मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर वो समूह नियमानुसार हर 6 माह में इंटरनल ऑडिट अंकेक्षण कर रहा है या नहीं कर रहा है, और समूह का ग्रेडिंग क्या है, समूह का पंचसूत्र का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर गांव में ग्राम संगठन बन गया है तो वो ग्राम संगठन में समूह सदस्यता लिया है या नहीं लिया है, और अभी तक कितने भी बैठक हुआ है ग्राम संगठन में, उसमें हमारी समूह की तरफ से जो प्रतिनिधि लोग जाना है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा पूरा विवरण समूह जब से गठन हुआ तब से आज तक, मतलब जिस तारीख वो लोग योजना बनाने के लिए बैठे हैं तब तक, अगर उससे पहले ही कोई लोन लिए है तो वो लोन का वापसी कैसा हो रहा है, कौन सा सदस्य कैसा कर रहे हैं, कुल लोन का वापसी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ऐसा मतलब टोटल प्रोफाइल मतलब संपूर्ण समाचार, समग्र समाचार समूह का जन्मदिन से लेके आज की तारीख तक लेके रहना चाहिए। वो लेने से सदस्यों को समझ में आ जाएगा हमारा समूह किस स्थिति में है। ये इसीलिए काम आता है समूह की सदस्य अपना समूह का स्थिति को जानने के लिए। मतलब हाजिरी कम है तो इसका मतलब है सब सदस्य सही से बैठक में नहीं आ रहा है। ठीक है, और दंड ज़्यादा वसूल हो गया, इसका मतलब क्या है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, और वापसी प्रतिशत कम है, इसका मतलब वापसी ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। पुस्तक संचालन ठीक से नहीं हुआ, इसका मतलब कोई गड़बड़ होने वाली संभावना है। ठीक है, बैंक का लेन देन सही से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक बार सारे समाचार एक कागज में ये प्रोफार्मा में लिख के सब दीदी को अगर बताएं तब सबको पता चलेगा क्या हमारे समूह सही दिशा में जा रहे या नहीं जा रहे। अगर कुछ उसमें कमी है, अगर वो कमी पहचानना ही समूह का
ये एक काम का वजह है। अगर पहचान लिया उसको कैसे निपटाएंगे, ठीक है। और मजबूती है वो भी जानना चाहिए लोग। बचत इतना है, बहुत बढ़िया बात है। हमको पैसा इतना मिला है, बहुत बढ़िया बात है। रिकवरी परसेंटेज मतलब यानी कि वापसी का प्रतिशत 99% या 100% है, ये शाबाशी, मतलब इतना बढ़िया। तो इससे हर एक सदस्य को पारदर्शिता से सभी समग्र समाचार समूह के बारे में पता चलेगा। ये काम करने, कोई भी योजना बनाने से पहले हमारा समूह का स्थिति क्या है जानना, ये जानने वाले पहला कदम है। ये कौन लिखते हैं फिर? अगर जो भी पढ़े लिखे हैं समूह में वो भी लिख सकती हैं, नहीं तो आपकी एसएचजी का बुक कीपर लिखते हैं आपको और इसके बारे में समझाते भी हैं, ठीक है। और दूसरा चरण है सदस्यों का पारिवारिक समग्र समाचार, यानी कि एक एक सदस्य का सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, यानी कि एक सदस्य का उनका नाम क्या है, उनका पति का नाम क्या है, उनका जाति का नाम क्या है, उसका उम्र कितना है, और वो उसका बचत अभी तक कितना हुआ है, वो कितने लोग, उसके पास राशन कार्ड कौन सा रंग कलर का है, सफ़ेद का है या लाल कार्ड है या कौन सा कलर का है, नरेगा कार्ड है या नहीं है, उसका पेंशन कुछ वगैरह, उसका घर में अगर योग्य है तो उनको मिल रहे या नहीं मिल रहे, उनका परिवार में क्या कोई दिव्यांग लोग है क्या, उनका कच्चा घर है या पक्का घर है या कौन टिन शीट्स का घर है क्या, कौन सा घर है, मतलब घर की स्थिति। और जो जानवर, अगर भेड़ है क्या बकरी है तो कितना है, और जो गाय है तो कितना गाय है, अगर ज़मीन है तो कौन सा तरह की ज़मीन है, क्या वो 2 फसल देने वाली ज़मीन है या 1 फसल देने वाला ज़मीन है, ठीक है। तो ऐसा पूरा जानवर को, ज़मीन के बारे में, और परिवार में कोई दूसरी तरह की जो काम, अगर कोई काम धंधा ऑलरेडी कर रहा है तो कौन सा धंधा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा है तो कितने लड़का लोग हैं, कितने लड़की लोग हैं, वो कौन सा पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक है। मतलब संपूर्ण जानकारी, सामाजिक आर्थिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बोला जाता है, हर एक परिवार का सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पूरा इसमें इस फॉर्मेट के दौरान सब लोग मिलकर सबके सामने एक एक दीदी से पूछते हुए बुक कीपर की दौरान ये तैयार करना चाहिए, ताकि सभी दीदियों को उस टाइम पे सबके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा। इससे बहुत अच्छा फायदा है। जब तक थोड़ा ऊपर का सिचुएशन के बारे में एक को पता होगा, लेकिन तब ये एक्सरसाइज करते हैं, ये सबके सामने करते हैं, तो हर परिवार की स्थिति मालूम हो जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा। सबको मालूम होने से निर्णय लेना आसान होगा, कौन कमज़ोर है, कौन ठीक है, कौन अच्छा है, ये जानने से, ये जानकारी से निर्णय लेना आसानी होगा, और यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्कशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि एक के बारे में सब जानते हैं। तो इसीलिए ये दूसरा कदम है। और तीसरा कदम है सदस्यों का परिवार की 1 साल का आय व्यय का विवरण तैयार करना। ये आय व्यय आपको पता है, एक परिवार में कितने लोग कमाई करने वाले हैं, वो कमाई हर दिन में कितना कमाते हैं, 15 दिन में या 1 महीने में कितना कमाते हैं, पत्नी और पति या कोई और काम करने वाला बंदा घर में है तो कितना कमाई आ सकता है। अगर फसल है तो ज़मीन है तो फसल उगाने से कितना आ सकता है, मतलब एक महीनेवार आमदनी कितना है और महीनेवार खर्चा भी कितना है, लोग कितना है, कितना रोटी बनाना चाहिए, नहीं तो उसके लिए कितना आटा का चाहिए, कितना शक्कर का चाहिए, कितना दूध का, दही का ज़रूरत पड़ता है, कितना सब्जी का ज़रूरत पड़ता है, और अलग अलग चीज़ें, दाल हो जो भी हो, मतलब खाना पानी और सब चीज़ के बारे में, कपड़ा, त्योहार मनाने के लिए, शादीशुदा करने के लिए, अगर कोई भी काम करना है तो, अगर कृषि करना है तो उसके लिए लागत के लिए कितना खर्चा है, ठीक है। तो मतलब सारे आय की स्रोत और सारे खर्चा की खर्चा करने वाले चीज़, ये पूरा हर महीने का तैयार करना, पूरा कुल मिला के 1 साल में ये निकालना चाहिए कि 1 साल में
ये परिवार में इतना खर्चा हो रहा है, इतना आमदनी आ रहा है। इसमें ये भी आ सकता है कोई बाहर से खर्चा लिया है, सेठ साहूकार महाजन, और या कोई दलाल से पैसा लिया होगा, कोई रिश्तेदार से पैसा लिया होगा, कोई जाने माने पर्सन से लिया होगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लिया होगा, बैंक से लिया होगा, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज गिरता है वो भी खर्चा में है। ठीक है, तो और बच्चों का पढ़ाई और सेहत के लिए जो भी पूरा खर्चा, और जो भी दवा के लिए भी होता है वो भी है, और दारू के लिए भी जो खर्चा होता है वही है, त्योहार के लिए भी जो खर्चा होता है वही है, और अंधविश्वास के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो भी हो सकता है। तो ठीक है, ऐसा सब चीज़ों के बारे में खर्चा, आय और खर्चा के बारे में, और आय और व्यय के बारे में ये तीसरा कदम में तैयार करना चाहिए कि सबके सामने सब दीदी बताना चाहिए, बुक के ऊपर उसको लिखना चाहिए। इससे उन लोगों को पता चलेगा क्या हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो सही चीज़ों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं या गलत चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। क्या फालतू खर्चा दारू के ऊपर हर महीने 1000 रुपया नहीं तो 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं, साल भर में 6000 रुपया खर्चा कर रहे हैं। दवाई के लिए हर महीने हमने 200 रुपया खर्चा कर रहे हैं, साल भर में 1200 मतलब 2400 रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये बीमारी क्यों फैल रहा है? कौन सा बीमारी है? क्या उसको हम रोक सकते हैं? क्या ये दारू कम कर सकते हैं क्या? ठीक है, हम अगर किराया मकान पे रहता है तो किराया दे रहा है, हम क्या खुद का मकान बना सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम हर चीज़ का जो आय और व्यय का डिटेल में चर्चा करते हुए वहाँ पे तैयार करते हैं तो असली स्थिति निकलाता है। तब उस दीदी का दिमाग में भी ये चलता रहता है क्या फिजिल खर्चा कर रहा है, वो जाके घर में बैठ के पति को और बच्चों को भी बता सके और बाकी लोगों को भी का सलाह भी वो ले सके कुछ फिजूल खर्चा कम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा, और आमदनी क्या क्या काम कर रहे हैं, वो काम के ऊपर कितना आमदनी आ रहा है, क्या ये आमदनी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, खर्चा को कैसे कम कर सकते हैं, आमदनी को कैसा बढ़ा सकते हैं, ये काम होगा जब ये बनाए तो। तीसरा कदम, व्यक्तिगत हर एक परिवार का आय व्यय का विवरण की जानकारी लेके ये प्रोफार्मा तैयार करना है। और चौथा, पूंजीगत योजना, यानी कि सभी ये 3 तरह की समाचार सभी सदस्यों को, सभी सदस्य की बीच में, सबकी सामने लेने के बाद जो अभी असली प्रक्रिया जो है पूंजीगत प्रणाली, यानी कि आजीविका की प्लान, योजना बनाना है। तो ये योजना कैसा बनाएंगे, हर एक दीदी अपना घर जाके अपना पति या और घर में जो जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके, तो हम समूह की सहायता लेके कौन सा आजीविका की काम कर सकते हैं ऐसा, और किस चीज़ के लिए हम ऋण लेंगे करके परिवार से चर्चा करते हैं। चर्चा करके दूसरे दिन बैठक में आते हैं सभी दीदी लोग, सब अपना अपना पति से, अपना अपना, अगर सासू हम आए तो सासू माँ से, अगर बेटा बेटी है तो उन लोगों से, जो भी हो परिवार में, क्योंकि जो पैसा यहाँ से लेके जाते हैं वो पैसा वो महिला खुद के लिए नहीं है, परिवार के लिए है। तो इसलिए परिवार से चर्चा करके आने के लिए मौका दिया जाता है। ये 3 कदम करने के बाद दीदी को मौका मिलेगा अपना घर जाके पति और परिवार से बात करने का। वो बातों में क्या करना है, हम कौन सा काम करेंगे, हमारा परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारा आय इतना है, हमारा व्यय इतना है, हमारा परिवार में भेड़ बकरी इतना है, नहीं तो हमको ज़मीन नहीं है, हमको सही घर नहीं है, जो भी जानकारी है वो जानकारी यहाँ मिले हैं, उसके हिसाब से वो परिवार में चर्चा होता है, वो परिवार में तय किया जाता है फलाना काम करने का। ऐसा सब लोग अपना अपना परिवार में चर्चा विचार विमर्श करके आके ये चौथा कदम शुरू करते हैं। सब अपना अपना करने वाले काम के बारे में बताते हैं। एक चक्की मशीन के लिए बता सकते हैं, एक गाय खरीदने के लिए बता सकते हैं, एक ज़मीन लीज पे लेने के लिए किराया पर लेने के लिए बता सकते हैं, कोई मतलब तरकारी या वेजिटेबल बिजनेस करने के लिए बता सकते हैं, तो और कोई फल का बिजनेस करना चाहते हैं, पता नहीं है
अपना अपना अनुभव के हिसाब से, अपना अपना मन पसंद, अपना अपना जो करने की क्षमता के हिसाब से लोग जो घर में तय करके आके समूह में सबके सामने एक एक अपना अपना बताते हैं। करने वाले काम क्या है, वो काम में कितना लागत होता है, वो लागत में वो खुद कितना देगा और समूह से कितना पैसा वो मांग रहा है ऋण के रूप में। समझ गया? अगर कोई एक गाय लेना चाहते हैं तो गाय के लिए 25,000 का ज़रूरत पड़ता है। मान के चले वो अपना घर से 5,000 रुपया देने के लिए तैयार है, तो वो मांगते हैं 20,000 रुपया समूह से। और आगे भी वो बताना चाहिए वो गाय अगर लिए तो गाय कितना दूध देता है, वो दूध मार्केट में कितने में 1 किलो दूध बेच सकते हैं, उसके हिसाब से हर महीने कितना कमा सकते हैं, जो कमाई में खर्चा कितना जाता है, जो असली आमदनी हाथ में कितना रहता है, उसमें से कितना किस्त में जो लिए गए 20,000 रुपया या 15,000 रुपया जितना भी राशि हो वो वापसी कैसे करते हैं, वापसी का प्रणाली योजना भी हर एक सदस्य समूह की सब दीदी को बताना चाहिए। जब ये बताने की समय पे एक एक दीदी का काम के बारे में बाकी सब दीदी विचार विमर्श करते हैं। क्या दीदी आपने गाय लेने के लिए सोचा है? क्या आपके पास घास मिलेगा? क्या आपको जमीन है? क्या आपके घर में कौन इसको चारा खिलाने के लिए लेके जाते हैं? क्या आपको दूध निकालना आता है? क्या ऐसी तरह की जो अप्राइजल बोला जाता है, जो समूह में बाकी दीदी उनका एक्टिविटी के ऊपर, काम के ऊपर निगरानी रखते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये बेहतरीन प्रक्रिया है। जो असेसमेंट बोला जाता है वहीं पे हो जाता है। और दूसरा ऐसा 10 है तो 10, 12 है तो 12, 15 है तो 15, सभी दीदी लोग अपना अपना ज़रूरत, अपना अपना करने वाले काम, वो काम के बारे में यहाँ पे बताते हैं। उसको हम बात करते हैं पूंजी प्रणाली, पूंजी योजना। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है 15 लोग या 12 लोग अपना प्लान बताया। जरूर हर एक दीदी अपना कुछ ना कुछ काम करने के लिए योजना बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है हम नहीं करेंगे, हमारा पास अब पैसा नहीं है। ठीक है, सब लोग करना है। क्यों? सब लोग गरीब है, सब लोग अपना स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, तो इसीलिए सबका प्लान तो होना चाहिए। ऐसा अगर 15 है तो 15 का प्लान बनेगा। 15 लोग, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्या क्या काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो खुद से कितना देते हैं और समूह से कितना राशि चाहिए, वो राशि से अब जो काम करना चाहते हैं वो काम कब तक करते हैं, वो काम के ऊपर आमदनी कितना मिलता है, वो आमदनी में खर्चा निकालने के बाद जो उनके पास कितना बचता है हर महीना, उसमें से कितना किस्त में जो लिए गए खर्चा समूह को वापस करते हैं ब्याज सहित। ऐसा 15 है तो 15, 16 है तो 16, 12 है तो 12 लोग अपना अपना एक्टिविटी बताते हैं। जब एक व्यक्ति अपना एक्टिविटी बताते हैं, 14 लोग या 15 लोग, बाकी सब लोग वो एक्टिविटी के ऊपर ये कैसा चलाते हैं, आप कहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा क्या होगा, यहाँ पे कैसा होगा, आपके पास अनुभव है नहीं है, आपके पास या कौशल है या नहीं है, ऐसी बहुत सारे चर्चा करते हैं और सुझाव भी देते हैं। कभी कभी उनका अनुभवी लोगों का सुझाव से एक्टिविटी में बदलाव भी शायद कोई दीदी करता होगा, नहीं तो जितना राशि वो पूछे है उतना राशि से कम भी शायद करता होगा, नहीं तो कुछ एक्टिविटी में शायद जो जितना पूछा उससे ज़्यादा अधिक राशि का भी ज़रूरत पड़ता होगा। ये सब चीज़ सबके सामने, सब अपना अपना एक्टिविटी और एक्टिविटी रीपेमेंट का प्लान, मांग राशि रखने से सब एक्टिविटीज़ के ऊपर सब लोग चर्चा करेगा और जानकारी सबके पास रहेगा। अपना अपना अनुभव दूसरों को देते हुए एक मजबूती कार्य योजना, आजीविका योजना, ये चौथा स्टेप में बनाया जाता है। बन गया, मान के चलेंगे 12 लोग अपना अपना योजना बताया, एक्टिविटी बताया। उसमें से कई तरह की एक्टिविटी आ सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि ज़रूर इमीडिएटली तुरंत आमदनी देने वाला। कुछ लोग, किसी दीदी का जो पति है वो बीमार है, उनको इलाज करवाना है, उसके पास पैसा नहीं है, अभी 10,000 रुपये चाहिए वो उनका ऑपरेशन के लिए, तो वो मांग सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है एमसीपी में हर एक तरह की चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं। कंजम्पशन वाले चीज़ रख सकते हैं, इमरजेंसी वाले रख सकते हैं,
अत्यवसर, नित्यावसर और जो हम बात करते हैं आमदनी देने वाले, आजीविका बढ़ाने वाले चीज़ें। ठीक है, इसीलिए किसी ने अपना पति किसी के पास जो मजदूरी का काम कर रहा है तो वो वहाँ भेजने के लिए इसको मन नहीं है तो वहाँ पे बंद करके दूसरा दुकान खोल सकते हैं। और किसी दीदी ने किसी के पास जो 3 रुपये का ब्याज में, 5 रुपये के ब्याज में गिरवी रख के पैसा लिया है, वहाँ पे ज़्यादा ब्याज हर महीना या हर साल में देना पड़ता है, तो यहाँ से पैसा मांग के वो प्लान में रख के वहाँ बाहर की खर्चा से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्याज का दर कम है। हो सकता है किसी दीदी अपना बेटा को +2 में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं अच्छा सा कॉलेज में, उसके लिए भी हो सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है इसमें हर तरह की जो योजना बना सकते हैं, न केवल आमदनी देने वाला चीज़ है, हर एक चीज़ आमदनी देने वाले हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्ट आपको दिखते हैं, कुछ चीज़ इनडायरेक्ट आपको दिखते हैं, वो समूह वाले ये समझना जरूरी है। जिस चीज़ में को ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो अगर आपको जब कोई भी चीज़ को लोन देने की अगर प्रावधान रखे तो आपका दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है, अगर कोई पढ़ाई के लिए पैसा लेते हैं तो वापसी कैसा करेगा, कोई शादी के लिए पैसा लेता है वापसी कैसा करेगा, कोई किसी का प्रसूति के लिए पैसे लिए हैं वो वापसी कैसा करता है। तो ये शायद ये सवाल आपका दिमाग में होगा। दीदी लोग, आप सोचिए, अगर आपका समूह ये उन लोगों को जो ज़रूरतें हम बात किए हैं उन लोगों को अगर आप नहीं दिए तो उनका ज़रूरत रुकने वाला नहीं है। आप नहीं दिए तो कहीं दूसरों से वो पैसा लेते हैं, लेकिन कितने में लेते हैं वो सोच आप सोचना चाहिए। 3 रुपये में, 4 रुपये में, इसका मजबूरी उनके लिए व्यापार होता है। इसीलिए उन लोगों को हम बचाना चाहिए। अगर हम दिए ना दिए वो बाहर से लेते हैं, ज़्यादा खर्चा होता है उन लोगों के लिए। इसीलिए उससे बचाने के लिए आप यहाँ से दे दीजिएगा। जब जिंदा रहते इंसान तब आजीविका बढ़ाने का सोचते हैं। ठीक है, उनको पता है ये आमदनी देने वाला चीज़ नहीं। अगर पति मर गए तो कौन सा आमदनी है? गाय खरीदना या पति को बीमारी को इलाज करवाना, 2 काम में कौन सा काम करना है? तो पति का इलाज करवाना ज़रूरत है। पति सुरक्षा देता है और पति काम भी करता है। पति रहने से 2 पति पत्नी मिलके परिवार को आगे बढ़ाते हैं और चलाते हैं। इसीलिए तो वो शायद पति का इलाज करने के लिए पूछते हैं और वो इलाज करवाते हैं तो 2-3 महीने के बाद शायद वो कमाने लगते हैं। थोड़ा लेट होता है लेकिन पैसा वापस कर सकते हैं। और ऐसे परिवारों में कोई अन्य स्रोत भी होता है कमाने का। अगर वो अन्य स्रोत मनरेगा का कार्ड है, उसमें 100 दिन का काम मिलता है, उसमें जाके काम करके उसमें से जो आमदनी आता है शायद उससे आपका किस्ती भर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अलग अलग, मतलब जब आप हर परिवार का आय व्यय का स्रोत आप लिखते हैं तब पता चलेगा। अगर दीदी इमीडिएटली तुरंत आमदनी आने वाला चीज़ के ऊपर अगर पैसा नहीं रख रहा है तो कौन सा और स्रोत है वो दीदी वापसी करने का। और थोड़ा ऐसी दीदी लोगों को लंबा समय आप देना चाहिए वापसी करने के लिए। इसलिए ये सब चीज़ें जब सबको पता चलेगा तब सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएगा। एक अच्छा से अच्छा, एक के बारे में दूसरों जानते हैं, दूसरे सब लोग मिलके हर एक की भलाई के लिए सोचते हैं। वही है स्वयं सहायता समूह। जब हो गया यहाँ पे तो 4th यहाँ पे 4था कदम में हमने बनाया है प्लान, बढ़िया प्लान 12 लोगों का। एक का हार्ड, एक का 10,000, एक का 12,000, एक का 15,000, एक का 8,000, एक का 20,000, एक का 25,000, कुल मिला के मान के चलेंगे वो सब 12 लोगों का मिलके 1,20,000 रुपया आया, मान के चलो। तो प्लान तो बन गया है, लेकिन ये पैसा कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तब हम देखते हैं जो हमारा जो पहला खड़ी में जो हमने किए हैं समूह में, जो हमारा खुद का राशि कितना है, हाथ में कितना है, सदस्यों के ऊपर ऋण के रूप में कितना है और बैंक के खाता में कितने हैं। हमारा जो समूह में सिर्फ 20,000 रुपया है, नहीं तो 15,000 रुपया है, और RF वगैरह मिला के 20,000 से ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन हमको जब जांच करने से हमको पता चला 20,000 से ज़्यादा नहीं है। तब लेकिन आपको चाहिए आपका योजना के हिसाब से 1,20,000 रुपया। इसका मतलब और 1 लाख का कमी है। तो आप जब ये प्रपोजल बनाते हैं
तो बनाने के टाइम पे ही आप किसी को ऋण या पैसे का मदद पूछने से पहले आप और एक काम करना चाहिए, ये पहली बार ऋण लेने वाले प्राथमिकता सूची बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्राथमिकता सूची बनाना चाहिए। यानी कि 12 लोग हमारा समूह में हैं, सब लोग समान बचत कर रहे, सब लोग समान काम कर रहे, सही है। और लेकिन सब लोग अपना अपना आजीविका बढ़ाने का योजना भी बनाया है। कुल मिला के 1,20,000 रुपया जरूरत पड़ा है। हमारा समूह में सिर्फ 20,000 रुपया आई है और 1,00,000 रुपया कम है। तो इस संदर्भ में समूह ये सोचना है कि चलो हम किसी का मदद ले लेंगे। वो मदद कभी बैंक का होगा, कभी ग्राम संगठन अगर गांव में मौजूद है तो ग्राम संगठन का होगा, नहीं तो परियोजना का होगा, और कोई अन्य संस्था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का होगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले मान के चले हमारा समूह में अगर जितना भी पैसा मिले, पहला पैसा किसको देंगे? ये है प्राथमिकता निर्धारण। 5वां कड़ी में हम क्या करना है? प्राथमिकता निर्धारण करना चाहिए। ये 12 लोगों में 3 चीज को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता बनाना चाहिए। एक है गरीबी स्थिति, यानी कि दयनीयता। 12 परिवार की जो स्थिति हमें देखे हैं, पारिवारिक स्थिति और देखे हैं आय व्यय की स्थिति। ये दोनों चीज देखने के बाद हमको आंकड़े बताते हैं, हम सबको दीदी लोगों को पता चला है सबसे नंबर 1 गरीब हमारा समूह में कौन है, नंबर 2 में कौन है, नंबर 3 में कौन है, ऐसा करके। एक है दयनीयता, चीज को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक्टिविटी क्या करना चाहते हैं, कौन सा काम के लिए पैसा पूछा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी आप प्राथमिकता निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ काम, उदाहरण के लिए जो प्लान बना रहा है आपने दिसंबर महीने में, एक दीदी ने अपने बच्चे का, बेटा या बेटी का जो +2 पढ़ाई के लिए उसको पैसा चाहिए 20,000 रुपया, लेकिन वो कब चाहिए? आने वाले साल के लिए। आने वाले पढ़ाई का साल कब शुरू होता है? जून में। तो कम से कम मई में चाहिए। तो उसको हम पहला लिस्ट में पहला पैसा देने का जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त है। मतलब यानी कि 4 महीना या 5 महीने का वक्त है। ये है क्या है? ये है एक्टिविटी, यानी कि काम। एक है दयनीयता, हर परिवार की दयनीयता देखना है। पहला, ज्यादा दयनीय है, ज्यादा गरीब है, वो नंबर 1। और दूसरा चीज क्या है? काम को देखना है, कौन सा काम। और एक दीदी है, उसका स्थिति थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसका पति अभी बहुत सीरियस कंडीशन में है, उनको तुरंत 20,000 रुपया चाहिए। तो शायद उनका गरीब स्थिति कम है, फिर भी उनका जो एक्टिविटी है वो बहुत इमरजेंसी है। नहीं तो किसी दीदी का बेटी का प्रसव का समय आ गया है, वो हॉस्पिटल जा डिलीवरी के लिए लेके जाना है, उसके 10,000 रुपया जरूरी है। वो इतना गरीब नहीं है जो 1 नंबर वाले जितना, समझ गया? तो वो भी ध्यान में रखना। एक है गरीब स्थिति को दिमाग में रखना, दूसरा जो काम के लिए दीदी पूछे है वो काम को भी दिमाग में रखना, और तीसरा मौसम को भी मतलब कौन सा समय में कौन सा लोन पूछ रहा है, कौन सा काम के लिए कौन सा समय में हम दे सकते हैं। समय यानी कि मौसम, या मैंने बोला है ना, मौसम कब देना है। एग्रीकल्चर सीजन के लिए पैसा देना है तो कब देना है, आइसक्रीम बेचने के लिए है तो कब देना है, शादी के लिए है तो कब देना है। ठीक है, तो ऐसा काम और काम करने का समय, उसका हिसाब से 3 चीज़ों को, एक है सदस्य को दयनीयता, सदस्य का क्रियाकलाप यानी कि कौन सा काम करना चाहते हैं, तीसरा है वो मौसम, कौन सा टाइम में। इन 3 चीज को ध्यान में रखते हुए सदस्य क्या करना चाहिए, पूरा 12 मेंबर्स में से पहला मेंबर कौन है, दूसरा मेंबर कौन है, तीसरा मेंबर कौन है करके उनको प्राथमिकता देते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि प्राथमिकता। सीरियल नंबर में एक दीदी का नंबर 8 होगा, लेकिन प्राथमिकता सूची में शायद वो 1 नंबर होगा, क्योंकि वो उनका परिस्थिति बहुत गंभीर है।
समझ गया होगा। ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए चौथा कदम करने के बाद 5वां कदम करना चाहिए। सबको प्राथमिकता तैयार करे, कौन है, कहाँ से भी हमको पैसा मिले, अगर ना मिले, अगर पहला लोन देना है तो हमारा 12 मेंबर में ये पहला नंबर जो दीदी को दिया गया है, सब मिलके वही महिला को पैसा जाना चाहिए। शायद आपको समझ में आया होगा प्राथमिकता कैसा करना चाहिए। द पूरेस्ट ऑफ द पुअर, मोस्ट नीडी बोला जाता है। जरूरी परिवार को, गरीब परिवार को, मौसम जिसका अभी करने का है तो उनको उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट बना के, वो लिस्ट के बनाना है। बनाने के बाद अगर हमारा गांव में ग्राम संगठन है तो हम सीधा हमारा जो अध्यक्ष सचिव जी हमारा जो योजना जो बनाया है वो योजना लेके जाके उन लोगों का सामने रख सकते हैं बैठक में। वो लोग पूरा आपका प्लान देखभाल करके ये कैसा करते क्या करते, जब हम ग्राम संगठन के बारे में बात करेंगे तब वहाँ पे बताएंगे। लेकिन जो आप प्लान बनाया, ये प्लान आपका अध्यक्ष और सचिव जी सीधा लेके जाते हैं ग्राम संगठन में, अगर ग्राम संगठन से आप ऋण लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको 1 लाख रुपया चाहिए तभी तो आप लोन दे सकते हैं। तो जब ग्राम संगठन जाते हैं वो लोग कई सारे सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछने के बाद आपका समूह सही दिशा में चल रहा है नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो शायद वो लोग 1 लाख आप पूछे हैं 60,000 रुपया, 70,000 रुपया, 70,000 रुपया, 80,000 रुपये, जो भी हो सकता है, उन लोगों के पास कितना पैसा है उतना पैसा शायद आपको मंजूर करते हैं। जितना आप पूछे हैं उतना शायद नहीं देता है। अगर जितना आप पूछे उतना मिले तो सबको आप एक ही बारी में पैसा दे सकते हैं, कोई प्रायोरिटाइजेशन का मतलब नहीं है। अगर उतना पैसा शायद नहीं मिलता है तो प्रायोरिटी की, प्राथमिकता के हिसाब से अगर वो 80,000 रुपया दिया है, आपको चाहिए 1,20,000 रुपया, ठीक है, तो ये 80,000 रुपया में से पहला कहाँ तक आता है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग तक आता है। चलो 7 लोगों को जो प्राथमिकता ऑलरेडी आप तैयार करके रखे हैं, वो 7 लोगों को आप 80,000 रुपया ऋण के रूप में दे सकते हैं। फिर बाकी लोगों का क्या होना है, वही है आपका रोटेशन पद्धति में पैसा लेने वाले का लिस्ट, ठीक है। जब आपको पता चलेगा ग्राम संगठन की द्वारा हम आपको इतना ही दे देंगे, तब आपका रोटेशन प्लान बनता है। नहीं तो ग्राम संगठन नहीं है, बैंक में गए हैं आपको पहला CCL 50 लाख रुपया मिला है, 50,000 मिला है, सॉरी, ये 50,000 मिला है तो आपको चाहिए 1 लाख रुपया, आपको मिला है 50,000। कोई घबराने का बात नहीं है। आपने सूची, प्राथमिकता सूची बना के रखे हैं, उसका हिसाब से 1 2 3 4 जितना तक 50,000 रुपया आता है उतना लोगों को हम पैसा दे देते हैं। वो है 5वां। वो देने के बाद जो 5 लोग लिया है या 6 लोग लिया है पहली बारी में, तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक महीने वो लोग अपना किस्त के हिसाब से वो लोग पैसा देते रहते हैं SHG में। जब SHG में पैसे देते रहते हैं, SHG कुछ पैसा अपने पास रख के कुछ पैसा जहाँ से पैसा लेके आया वहाँ पे देते हैं, तो बचा के कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, ठीक है। और हर महीना या हर साप्ताहिक का बचत भी वहाँ पे योग करता है, मतलब जोड़ते हैं। ऐसा 2-3 महीने के बाद 8वीं मेंबर को पैसा दे सकते हैं, 2-3 महीने के बाद 9वीं मेंबर को पैसा दे सकते हैं। ऐसा 12 महीने 12 मेंबर तक, कितने महीने में एक बार, पहली बार पैसा देने के बाद 8 लोगों को या 7 लोगों को कितने महीने में, कब, कौन सा दीदी को पैसा देंगे, कितने महीने में हम 12वां मेंबर को पैसा दे देंगे, ये पहले ही तय हो जाता है। वो है रोटेशन प्लान। वो प्लान सबके सामने पता तैयार होता है और सभी दीदी को पता चलेगा मुझको पैसा कब मिलता है, कितना मिलता है। समझ गए बात को? ये साफ साफ उन लोगों की दिमाग में बैठता है, वो तैयार रहता है। मुझे 3 महीने के बाद गाय खरीदने के लिए 20,000 मिलेगा, मतलब अभी वो पहले से ही गाय कहाँ मिलता है, कौन सा मार्केट में जाना है, मंडी में जाना है खरीदने के लिए, कौन सा अच्छा जाति का गाय मिलेगा करके पूर्व तैयारी करके रहते हैं। समझ गया? तो क्लैरिटी उन लोगों में रहता है। समूह को भी क्लैरिटी है। समूह क्या करते हैं, कौन सा महीने में कौन सा दीदी को पैसा देना है, वो भी उन लोगों के पास प्लान रेडी रहता है। समझ गया? तो ऐसा रोटेशन पद्धति में देते हैं। और 7वां है, हाँ पैसा दिया है,
कुछ लोगों को पहली बारी में दिया है, कुछ लोगों को दूसरी बारी में लिया है, दिया, लेकिन दिया तो है। तो जब पैसे देते हैं तब सदस्यों को और समूह के बीच में एक करारनामा होना चाहिए, यानी कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है अंग्रेजी में। वो क्या है, 3 प्रकार की जो करारनामा होता है, क्या है, समूह और सदस्य के बीच में एक करारनामा। जो सदस्य समूह से पैसा लेते हैं वो सदस्य एक प्रॉमिस करता है, एक शपथ लेता है, करारनामा में लिख के देते हैं, नहीं तो बोलते हैं मैं हर बैठक में हाजिर होता हूँ, जरूर हाजिर होता हूँ, मैं जिस काम के लिए पैसे लिए हैं उस काम के लिए ही पैसा को खर्च करता हूँ, और जितना किस्त में ब्याज सहित वापस करने के लिए मैंने बताया वैसी तरह ही मैं वापसी समूह में सही तरह से 100% मैं करता हूँ, ठीक है, और समूह का नियम को मैं सही ढंग से पालन करता हूँ, ठीक है। ऐसा अगर मैं समूह से जो लिए गए पैसों से जो बताया गया काम नहीं करने से मेरा पैसा 15 दिन में वापस करता हूँ, और मैं जो पैसा लिया है, खर्चा समूह से ऋण लिया है, जिसकी दौरान जो काम करते हैं वो 1 महीने के बाद, पैसा देने के 1 महीने के बाद कोई भी समूह की दीदी आने से वो काम मैं दिखाता हूँ करके करारनामा में एक SHG, एक समूह की सदस्य एक शपथ देता है, प्रॉमिस करता है SHG को। ऐसा जितने भी लोग लेते हैं लोन, वो सब लोग ये करारनामा में ये वाला पॉइंट्स बताते हैं और साइन भी करते हैं। और दूसरा, समूह और ग्राम संगठन, अगर समूह में पैसा नहीं है, अगर जितना पैसा सदस्य पूछे है उतना पैसा समूह में ही है तो बस यहाँ तक करारनामा खत्म। अगर नहीं, समूह में उतना पैसा नहीं है, हमने अभी हमारा उदाहरण में 1,20,000 रुपया चाहिए, 20,000 रुपया समूह में हैं, लेकिन 1 लाख रुपया ऋण चाहिए, तब तो जाना पड़ता है ग्राम संगठन में। तो इसीलिए अगर ग्राम संगठन में समूह पैसा लेके आते हैं तो ग्राम संगठन को भी समूह करारनामा देता है। मेरा समूह की 2 प्रतिनिधि लोग हर महीने आपकी बैठक में मासिक प्रतिवेदन सहित हाजिर हो जाते हैं, और जिन काम के लिए पैसा लिया गया है उन काम करवाने जैसा सदस्यों को देखभाल करते हैं। ग्राम संगठन की जो कमेटी की संदर्शन, मतलब कमेटी की लोग अगर आए तो हम वो काम दिखाते हैं और सही ढंग से उसको वापसी भी करते हैं, तो ग्राम संगठन का नियम को पालन भी करते हैं और प्रशिक्षण में भी भाग लेते हैं। ऐसा करके 7-8 तरह की जो करारनामा है वो समूह और ग्राम संगठन के बीच में, क्योंकि ग्राम संगठन समूह को लोन देता है, जैसा समूह मेंबर को देता है, यहाँ पे ग्राम संगठन समूह को देता है, इसीलिए समूह ग्राम संगठन को करारनामा में साइन करता है। कभी कभी ग्राम संगठन नहीं है, नहीं तो ग्राम संगठन में पैसा नहीं है, तो बैंक में जाके पैसा लेके आते हैं SHG, तब बैंक में डॉक्यूमेंटेशन रहता है, वो डॉक्यूमेंटेशन में ये सब चीज़ें वहाँ पे रहता है, जो बैंकर वो उसको मतलब पूरा प्लान वगैरह 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 पूरा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करता है। वो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी तरह की टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप रहता है। और तीसरा भी इसमें और एक भी करारनामा है, अगर ग्राम संगठन के पास भी पैसा नहीं है तो ग्राम संगठन भी ऊपरी संस्था जो है क्लस्टर लेवल, यानी कि हमारा जो क्लस्टर में जो बनाया गया है वो फेडरेशन में जाते हैं, ब्लॉक फेडरेशन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल संघ बोलते हैं, संकुल संघ में पैसा लेके आते हैं ग्राम संगठन, और ग्राम संगठन लेके आके SHG को देते हैं, SHG मेंबर को देते हैं। जब संकुल संघ से ग्राम संगठन पैसा मांगते हैं तब ग्राम संगठन संकुल संघ को भी करारनामा देना पड़ता है। ये है सूक्ष्म ऋण योजना बनाने का 7 कदम। ये 7 कदम करने से सदस्यों का दिमाग में एक बढ़िया सा क्लैरिटी रहेगा, मतलब साफ साफ उन लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरा समूह की स्थिति साक्षात्कार होगा, खुद का स्थिति समझ में आ जाएगा, सभी दीदियों का बीच में एक के बारे में एक की समझदारी बढ़ेगी, और कौन अति गरीब है, किसका स्थिति दयनीयता है, कौन कौन सा काम करना चाहते हैं, कौन कितना कमाना चाहते हैं, कौन आजीविका बढ़ाने के लिए सोच रहा है, कौन स्वास्थ्य के लिए खर्चा करना चाहते हैं। मतलब अलग अलग तरीके की जो चर्चा
और उसका हिसाब से प्रस्ताव यहाँ पे होता है। और एक बार ये प्लान बन गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, अमल करना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे हर एक दीदी का हाथ में एक एक जो आजीविका का काम शुरू होता रहता है और धीरे धीरे वो लोग आमदनी कमाते रहते हैं और अपना स्थिति में बदलाव लाते लाते गरीबी से वो लोग बाहर आते हैं। तो इसका मतलब समूह की द्वारा गरीबी से सदस्य बाहर आना है तो एमसीपी एक बेहतरीन प्रक्रिया है, ये करना ज़रूरी है। हम इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाया है, वो फिल्म भी आपके लिए हम YouTube में रखेंगे और हमारा इंस्टीट्यूट में रखेंगे, आप वो भी देख सकते हैं तो बेहतरीन आपको समझ में आ जाता है। इसमें अंत में एक बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कहीं कुछ राज्यों में इसको और भी सिंपल तरीका से, सिंपल तरीका मतलब ये 7 कदम आपको समझने के लिए मैंने 7 कदम में डिवाइड करके बताया है, लेकिन इसको सिंपल तरीके से 2-3 कदम में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मतलब लेकिन मैटर तो यही रहेगा। मैटर क्या होगा, योग्यता तो रहना चाहिए आपका समूह को, सही से ढंग से चलना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षण तो लेके रहना चाहिए। तीसरा, आप बैठ के एक के बारे में एक चर्चा करना चाहिए, एक्टिविटी तय करना चाहिए, रीपेमेंट प्लान तय करना चाहिए और पूरा योजना बनाना चाहिए। तो मतलब मोटा मोटा बिंदु यही रहेगा, लेकिन कदम कम रहेगा। एक कदम दूसरे कदम तीसरे में मिला के आपको बताते हैं, लेकिन काम वही है। आप घबराने का बात नहीं है, 3 कदम हो या 7 कदम हो, लेकिन काम तो यही है। हर समूह 3-4 महीने के बाद सूक्ष्म ऋण योजना जरूर बनाना चाहिए, उसकी दौरान आगे बढ़ने का काम आप शुरू करना चाहिए। धन्यवाद।